इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, क्या आप भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? फैमिली को बेहतर फ्यूचर देना चाहते हो? क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हो? क्या आप अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हो? आई नो ये सबका आंसर हाँ होगा, और इसका हाँ इसीलिए है क्योंकि हम अपनी लाइफ की शुरुआत से लेकर 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में जॉब इंटरव्यू देते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, हमारे घर को भी छोड़ के जाते हैं, हमारे शहर को भी छोड़ते हैं, और कई बार तो लोग देश को भी छोड़ देते हैं कि मुझे यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है। और कई बार लोग अपने जॉब में अपने पूरी ड्यूटी करते हैं, उसके साथ में ओटी भी करते हैं, मतलब ओवर टाइम भी करते हैं, ताकि वो अपने परिवार को, अपने आप को और अपने आने वाले फ्यूचर को एक बेहतर लाइफ दे सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना सब करने के बाद भी हम अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन उस पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते कि वो पैसा हमें अच्छा रिटर्न ला के दे या हमारी लाइफ स्टाइल को बेटर कर पाए। कई बार हम हमारे पैसों के साथ ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं तो लॉस हो जाता है, कई बार हम कम रिस्क लेते हैं तो पैसा बढ़ नहीं पाता है, कई बार हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पैसा खराब हो जाता है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या हमें कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था वो भी हमें नहीं पता होता। इसी के कारण हमारा पैसा हमें उतना रिटर्न ला के नहीं देता जितना वो एक्चुअल में दे सकता था। तो हमें पता ही नहीं होता कि कब एफडी में डालना है, कब म्यूचुअल फंड में डालना है, कब गोल्ड में डालना है, कब रियल एस्टेट लेना है, कब गवर्नमेंट स्कीम में डालना है, कब बॉन्ड में डालना है। तो ये सारी चीज़ों के जो कन्फ्यूजन है ना, वो आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कौन से पैसे को कब किस में डालना है, कितना डालना है, किस में कितना रिटर्न आने वाला है, और कौन से टाइम में एफडी में डालना है, कौन से टाइम में म्यूचुअल फंड में, कौन से टाइम में सरकारी स्कीम में। सारी आपके जो कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ रखा है, सारे आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपने पैसों को सेफ्टी कैसे देनी है, ताकि वो इन फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपने पैसे हर जगह इन्वेस्ट कर दिए, आपके पैसों की सेफ्टी खत्म हो गई और वो पैसे पूरे ही आपके जीरो हो गए। वो चीज़ भी नहीं होनी है। पैसों की सेफ्टी की भी बात करेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कॉस्ट कम करके इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स है उसको बढ़ा सकते हो, और अगर आपके ईएमआई वगैरह के लफड़े भी चल रहे हैं उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, अपने होम लोन को, कार लोन को, जो भी आपने ले रखा है, जो आपकी ईएमआई चल रही है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये पूरा पावर पैक है एक वीडियो का, पूरी वीडियो को देखिएगा। एंड में अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर भी कर दूंगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है एफडी। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं कि एफडी में मत डालो मत डालो मत डालो, मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन यहाँ पे एक लूप होल है। देखिए, अगर आपके यहाँ पे आने वाले 1, 2, 3 साल में कोई चीज़ बड़ी होने वाली है घर में, जैसे आप घर लेने वाले हो, कार लेने वाले हो, शादी करने वाले हो, या बच्चों की हायर एजुकेशन आपको करवानी है, तो अगर आने वाले 1, 2, 3 साल में कोई बड़ी चीज़ आपके घर में या परिवार में या होने वाली है, मतलब बड़ा खर्चा होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको एफडी में पैसा डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी इन्वेस्टमेंट में इन पैसे को डाल दोगे ना, जो 2-3 साल में यूज होने वाले, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका पैसा उस टाइम में आपको अच्छा रिटर्न ला के दे। क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट देखा है, 2-3 साल बढ़ता है फिर एकदम से डंप आता है, और मान लीजिए 3 साल बाद आपको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी और मार्केट डंप था, तो आपके पैसे वहाँ पे खत्म हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कर्जा लेना पड़ जाएगा। तो एफडी में पैसा कब डालना है? जब आने वाले 1, 2, 3 साल में आपको पैसे की नीड है, तो आपका पैसा एकदम सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, इन्फ्लेशन के लगभग बराबर रहेगा, कम नहीं होगा, एकदम इक्वल के आसपास रहेगा, आपको उतना लॉस होने की दिक्कत नहीं है। तो एफडी में पैसा कब डालना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा होता है गवर्नमेंट स्कीम्स। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्कीम अभी चल रही है, जैसे सुकृति समृद्धि योजना हो गया, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, यूपीएस हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सी स्कीम में डालना है। देखिए, एनपीएस हो गया या आपका यूपीएस हो गया, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये तो आपका रिटायरमेंट प्लान है। अगर आपके मन में ये है कि मुझे रिटायरमेंट में अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो आप इस स्कीम में डाल सकते हो। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो स्कीम होती है ना, उसको ऑप्टिमाइज इस तरीके से किया गया है कि वो एक पर्टिकुलर गोल को यहाँ पे फुलफिल कर पाए। तो आपको उसमें तभी पैसा डालना है जब आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ का मुझे फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपकी बेटी है, तो आप सुकृति समृद्धि योजना में डेफिनेटली पैसा डालिए। अगर आपको अपनी पेंशन के लिए प्लानिंग करनी है, तो एनपीएस में डाल दीजिए या यूपीएस में डाल दीजिए। पीएफ में आप डाल सकते हो पैसा, पीपीएफ में डाल सकते हो, वीपीएफ में डाल सकते हो। तो ये गवर्नमेंट स्कीम किसके लिए होती है? पर्टिकुलर टास्क के लिए या पर्टिकुलर गोल के लिए। उस गोल के लिए आपको उसमें पैसा डालना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा पैसा इसमें डाल देता हूँ मैं, 18-20% का रिटर्न आ जाएगा, मुझे कोई और इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, इसमें डाल देता हूँ। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी वीडियो को देखिए, मैं और भी आपको चीज़ें क्लियर करूंगा। तो इनमें कब पैसा डालना है? जब आपको हाई रिटर्न भी नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट आपका हो गया कि भाई ये इसका प्लान था, मैंने इसमें पैसे डाल दिए, अब एनपीएस है, रिटायरमेंट के बाद मुझे यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। तीसरा आता है रियल इस्टेट। अब आप देखिए, रियल इस्टेट में आपको कब पैसा डालना है? जब आपकी महीने की इनकम, अगर मैं मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, तो आपकी जो इनकम है उसका 30% अगर आपकी महीने की ईएमआई आ रही है उस रियल इस्टेट से, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख सैलरी है, 30,000 रुपये की अगर ईएमआई आ रही है आपकी महीने की,
तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहीं पे मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये, तो 3,000 रुपये अगर आपकी EMI आ रही है रियल इस्टेट से, तो आप रियल इस्टेट ले सकते हो। रियल इस्टेट में भी दो चीज़ होती है, एक होती है ज़मीन, एक होता है फ्लैट। अगर आप ज़मीन लेते हो वही रियल इस्टेट का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आप फ्लैट वगैरह लेते हो तो उसको रियल इस्टेट का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हवा में, फ्लैट बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, वो एकदम ज़मीन में नहीं है वहाँ पे। तो आपका ज़मीन का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसी को प्रॉपर रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन 30% EMI वाला रूल हमेशा याद रखिएगा जब रियल इस्टेट में पैसा लगा रहे हो। चौथा आता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे बन रहे हैं। 1 लाख का 5 लाख हो जा रहा है लोगों का, 10,000 का 30,000 हो जा रहा है, 40,000 हो जा रहा है। एक दिन में लोग इंट्राडे करके पैसे कमा रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन से पैसे कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मजा आता है देख के। लेकिन मैंने बताया ना कि स्टॉक मार्केट का भी अप जाता है तो डाउन भी आता है, अप जाता है तो डाउन भी। हर चीज़ में लाइफ में होता है अप डाउन तो। लेकिन आपने मान लीजिए पैसे लगा दिए और मार्केट डाउन हो गया तो आपके पैसे वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत में आ सकते हैं। तो जितना हो सके पेनी स्टॉक हो गया, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन फ्यूचर हो गया, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इनमें पैसा बिल्कुल मत डालिए। जो कंपनी का आपको लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर है, इन फ्यूचर में अच्छा करेगी, ग्रो करेगी, मेरा पैसा कोई दिक्कत नहीं है, और ये पैसा अगर जीरो भी हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइप का पैसा आप इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको कोई गाइड करने वाला है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपके कॉन्टेक्ट में, तो उनसे पूछ के आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, मतलब प्रॉपर स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। पांचवा हमारा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का, जिसमें मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। काफी अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, लेकिन इसमें तभी पैसा डालना है जब 5 साल 10 साल आपको ऐसा लगे कि 5-10 साल में अभी मुझे दिक्कत नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। आप ETF भी ले सकते हो SIP के लिए, आप इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हो, आप फ्लेक्सी में भी डाल सकते हो, लार्ज कैप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो, मिड कैप में भी डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप कमेंट करोगे तो मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो म्यूचुअल फंड में SIP आपको तभी करनी है जब आपको लगे कि आने वाले 5 से 10 साल में मुझे यहाँ पे अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट प्लान। छठवां हमारा ऑप्शन आता है जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो होता है हमारा टर्म इंश्योरेंस। देखिए हमारा कोई भी भरोसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कब क्या हो जाए, तो हमें अगर कुछ हो तो खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली को उससे सफर ना करना पड़े, तो आप एक अच्छा सा एक टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे ले लीजिए। 200-500 हज़ार रुपये में भी अच्छा टर्म इंश्योरेंस आ जाता है। मैं कोई कंपनी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं करूँगा, आपको जो बेस्ट टर्म इंश्योरेंस लगे आप रिसर्च अपनी कीजिएगा पर्सनल, या किसी ने आपके परिवार में कोई कॉन्टैक्ट में अगर किसी ने टर्म इंश्योरेंस लिया है उनसे राय लेके आप एक प्रॉपर एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आपके कारण आपकी फैमिली को सफर ना करना पड़े। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत मेजर पार्ट होता है। इसके बाद 7वां पॉइंट हमारा जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो हमारा यहाँ पे होता है इमरजेंसी फंड। अगर आपने इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं बनाया तो अभी इमरजेंसी फंड को बिल्ड कीजिए। कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे बिल्ड होता है, ये वाली वीडियो मैंने प्रॉपर बना दी है। इस वीडियो की आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो को चेक कर लीजिएगा। आपका भी इमरजेंसी फंड बढ़िया तरीके से बन जाएगा। और लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसा नहीं है ना आजकल कौन आपको कब नौकरी से निकाल दे, कब आपको फायर कर दे। तो उस समय अगर इमरजेंसी फंड नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि EMI का अगर आपका लफड़ा चल रहा है, कार की EMI चल रही है, होम लोन की EMI चल रही है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो भी EMI आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी महीने की 10,000 रुपये की EMI आ रही है होम लोन की या कार लोन की, तो आप 12 महीने तक 10,000 रुपये की EMI डालिए। लेकिन जब अगले साल आप डालोगे, जैसे 2024 में मैंने 10,000 रुपये 12 महीने डाल दिए, अब 2025, 26, 27 जैसे जैसे साल होंगे ना, हर साल आपको अपनी EMI में 5% की इंक्रीमेंट करनी है। आप मानोगे नहीं, ये 5% इंक्रीमेंट आप जो करोगे ना, तो आपका जो 20-25 साल का लोन था ना, वो लगभग 12-13 साल में क्लियर हो जाएगा। मतलब 10-15 साल का इसमें फर्क आ जाता है केवल 5% अपनी EMI में इंक्रीज करने से, वो भी सालाना। तो ये वाली चीज भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से दूर रहिए, बाय नाउ पे लेटर वाले जो ऑप्शन होते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये सब आपको यहाँ पे कर्जे में डालेंगे और आप सोचोगे कि मजा आ रहा है करने में, लेकिन एक टाइम के बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।